गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 10th क्लास का प्रॉपर्टी का लेक्चर 2 है। वैसे तो हमने क्लास 11th क्लास वाले पढ़ाई थी, उसके बाद हमने बेसिक हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करे थे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एडिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। सेकंड क्लास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इवेंट्स के बारे में जो हमने बात करी थी वो क्या था। आज का लेक्चर होगा हमारा 12th क्लास का। 12th क्लास का सेकंड टोटल वैसे प्रॉपर्टी का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने कहा था कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एंड लिखा हुआ अगर आ जाए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने बताया था जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एंड लिखा हुआ अगर आ जाए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी होती थी प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। तब होता था जब ए और बी वाला जो इवेंट है आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट को डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आया बेटे? जब कोई भी इवेंट्स अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते थे। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमारे पास होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी। आज इसमें नेक्स्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ए और बी जो है अगर हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? मान लेते हैं एक बैग के अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स पड़ी है। मान लेते हैं एक बैग के अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स पड़ी है। 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल्स है। मुझे दो बॉल्स निकालनी है एक एक करके। सर से पहली वाली बॉल हमने निकाली और वो बैग से बाहर रख दी। अब सेकंड वाली बॉल निकाल रहा हूँ। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले भी लिख से व्हाइट बॉल आए, सेकंड भी व्हाइट बॉल आए। बात समझ में आई? और ऐसा है कि हमने एक बॉल निकाली, हमने पहले बैग से बाहर निकाल कर रखी, फिर दूसरी बॉल निकाल रखी। अब सेकंड वाली बॉल फर्स्ट वाली बॉल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे इसको? आपके हिसाब से क्या आएगा? देखो, अगर देखो भी इंडियन जब कभी डिपेंडेंट इवेंट्स हम वर्क होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही है ये। पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, उसको मैं बी बाय ए लिख रहा हूँ। फिर परेशान हो जाते हैं कि बी बाय ए क्या आ गया। बी बाय ए का मतलब बेसिकली ये है हमारे पास। टर्मिनोलॉजी क्या है ये बताना चाहूंगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद द गिवन कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ए वाला इवेंट हो चुका है। समझ आए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही है। और इस तरह ये बताने के लिए इवेंट जो है हमारे पास में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वाइट वन और वाइट टू बॉल अगर मेरे पास है, मैंने बैग के अंदर में से एक एक करके अगर बॉल निकाली, पहली वाली बॉल निकाली और बैग से बाहर निकाल दी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने की पहली वाली भी वाइट बॉल है एंड सेकंड वाले भी वाइट बॉल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फर्स्ट इनटू white ball second with the given condition that first white ball has already been drawn W2 by W। पहली बॉल व्हाइट बॉल आएगी तो क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? 5/9। एक बॉल बाहर निकाल के रख दी, अब दूसरी बॉल निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 4/4। यस और नो? ए एंड बी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ दिया था, उसमें क्या करते थे? बॉल बैग से निकाल ली, वापस बैग के अंदर डाल दी, फिर दूसरी बॉल निकाल कर दिया था। अगर मैं विद रिप्लेसमेंट वाले के बारे में अगर बात करूंगा, विद रिप्लेसमेंट में सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो लास्ट क्लास में हम निकाल के था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर भी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही है। बस ये बताने के लिए कि फर्स्ट वाला इवेंट हो चुका है तो हम उसकी नोटेशन थोड़ी ऐसे लिखते हैं बी बाई। समझ आए? जब कभी सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। ये बताना चाहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। इस नोटेशन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी with the given condition that A has already been offered। A वाला काम हो चुका है। समझ आए? दोबारा बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा और लिखते हैं। कभी भी सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हो जाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या आएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद द गिवन कंडीशन
दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, कि ए वाला काम हो चुका है। समझ में आया? जब एक से ज्यादा बॉल निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन वाला काम लगेगा हमारे पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का इसमें एक बात और बताना चाहूंगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर मुझे बी बाई ए की प्रॉपर्टी अगर निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ए। कैसे याद रखेंगे, जो बी बाई ए है ये नीचे आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर कॉमन वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं ये। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। कभी कभी किसी टिपिकल को थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आ जाती है लैंग्वेज वाली, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए वाले प्रॉब्लम, ए वाले इवेंट के जितने भी फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम करेगी। ए वाले इवेंट की जितने भी टोटल केसेस हैं, ए वाले इवेंट के जितने भी टोटल फेवरेबल केसेस हैं, ए वाले इवेंट के जितने भी फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस पे काम करेंगे। ए एंड बी के जो कॉमन वाले केसेस हैं वो फेवरेबल केसेस पे काम करेंगे। क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। जैसे ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें एक बात और बोल देता हूँ मैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये समझ में आया था आपको? इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब हमने किया था तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार दोबारा तो बताना चाहूंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे भी लिख सकते थे, जब इंडिपेंडेंट होते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। डिपेंडेंट इवेंट्स में मान लेते हैं कि अगर ए वाला इवेंट बी वाले इवेंट के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो ए वाला इवेंट कभी बी वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। या पहले कहना चाहूंगा कि पहले मान लेते हैं बी वाला इवेंट हुआ, बाद में अगर ए वाला इवेंट हो रहा है, ए बाय बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द गिवन कंडीशन, द गिवन कंडीशन that B has already been occurred। ठीक है, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको लेट से ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये याद रखेंगे, जो भी चीज़ नीचे लिखी हुई है वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि कॉमन वाले केसेस यहाँ पर आ जाएंगे। यानी बी वाले इवेंट के जितने भी हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम करेंगे, और जो दोनों कॉमन केसेस हैं वो हमारे पास फेवरेबल केसेस का काम करेंगे। क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगे आपको। देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls. Two balls are drawn in succession. Two balls are drawn in succession without replacement. Two balls are drawn with succession. Two balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white and second is black? A bag contains 10 white and 15 black balls. Two balls are drawn in succession. दो बॉल हमने निकाली एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बॉल निकाली बाहर रख दी, फिर हम दूसरी बॉल निकाल रहे हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। क्या मतलब होगा सर? 10 वाइट है, 15 ब्लैक है बेटे हमारे पास। याद रखना, इसने बोला है फर्स्ट इज वाइट सेकंड इज ब्लैक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन इज वाइट वन अनदर इज ब्लैक नहीं बोला इसने बोला फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। फर्स्ट इज वाइट एंड आ गया इस क्वेश्चन में, देख रहे हो। मैंने कहा था किसी भी क्वेश्चन में अगर एंड लिखा हुआ अगर आएगा तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया हमारे पास यहाँ पर
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है बेटे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक with the given condition that white ball has already been drawn out। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/25, एक बॉल चलेगी। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 15/24। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको आप लोग। 1/4 आ जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है, समझ आ गया बेटे? नोट कर लिया? आप नोट नहीं कर रहे तो आसान आसान से क्वेश्चन है अभी। नोट तो साथ साथ करो प्लीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हो गया तो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड in each of the two consecutive draws from a well shuffled pack of cards. The card drawn, the card drawn is not replaced after the first draw। तो मेरा दोनों हमारे पास डायमंड के कार्ड्स आने चाहिए। ठीक है बच्चे, दोनों हमारे पास डायमंड के कार्ड्स आने चाहिए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमारा सेकंड वाला जो कार्ड है वो डायमंड का कार्ड है। कैसे करेंगे? तो पहले वाला कार्ड भी डायमंड का आ जाए, उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, सेकंड वाला कार्ड भी डायमंड का है। डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे। 13/52, एक कार्ड निकल चुका है। नेक्स्ट 12/51 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, 1/4, 4/17, 1/17। समझ आया बच्चे? ऐसे अगर एक से ज्यादा अगर इवेंट्स होते, ऐसे अगर एक से ज्यादा इवेंट होते, A B C, अगर ऐसा कुछ होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B and C, पहले इसका कार्ड आ जाए, फिर इसका कार्ड आ जाए, फिर इसका कार्ड आ जाए, सारे सारे जो हैं केसेस हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A and B। समझ आए? लिखते कैसे, C and A and B का मतलब क्या है? तीनों डायमंड के कार्ड निकालने, अगर तीनों डायमंड के कार्ड निकालने होते तो पहले क्या होता है हमारे पास, 13/52, फिर 12/51, 11/50। समझ आए? अब सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्ड वाला इवेंट सेकंड वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए हमारे पास। समझ आए? मुश्किल तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से अच्छे से, फिर धीरे धीरे हम आगे बनाते चले जाएंगे। ठीक है बेटे? A bag contains a bag contains 19 tickets numbered from 1 to 19। A ticket is drawn. A ticket is drawn, and then another ticket
is drawn without replacement. ठीक है बेटे, एक बैग के अंदर 19 टिकट्स हैं, हमने एक टिकट निकाली, दूसरी टिकट निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहली टिकट निकाली बाहर रख दी, फिर सेकंड वाली टिकट निकाल रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both tickets will show even number. We want that A is a event getting a even number, B is a event getting an even number. ठीक है ना बेटे, A be the event of getting first even number. ठीक है बच्चे, A be the event of getting first even number, B be the event of getting second even number. Probability of A and B, लैंग्वेज समझ में आ रही है, यहाँ एंड लिखा हुआ है बोथ शोज, ठीक है ना, क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। तो 1 से लेकर 19 तक इवन नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 अप टू 18 तक। 19 में से 9 नंबर हमारे इवन आ जाएंगे बेटे, तो प्रोबेबिलिटी ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/19, एक बार निकाल दिया, 8/18, मजा आ रहा है समझने में, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 4/19। मुश्किल तो नहीं है बेटे, समझ में आया, कोई शिकायत? एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मजा आएगा थोड़ा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार, टू टेस्ट द क्वालिटी, टू टेस्ट द क्वालिटी of electrical bulbs produced in a factory, two bulbs are randomly selected from a large sample without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बल्ब निकाल दिया बाहर रख दिया, फिर सेकंड वाला बल्ब निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इफ ईदर bulb is defective, if either bulb is defective, if either bulb is defective, the entire lot is rejected, entire lot is rejected। Suppose a sample of 200 bulbs contains 5 defective bulbs, ठीक है। फाइंड the probability that the sample will be rejected। इसको अगर हल्का सा समझा जाए, इसको मैं अगर सिर्फ अब अभी सिर्फ सिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ए का मतलब ठीक है, बी का मतलब ये भी ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। मैंने कहा था ना, जब कभी दो चीजें होती है तो आप ऐसे सोचा करेंगे,
तो सिखाने के लिए ये गलत है ये ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं। इधर बल्ब इज डिफेक्टिव, तो हमारा काम यहाँ से आ जाएगा। और तीनों केसेस बनाने पड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तीनों केसेस निकालने की बजाय अगर मैं सिर्फ ये वाले निकाल लूँ ठीक वाले, समझ में आ रहा ही नहीं है, या तो मुझे तीनों केसेस निकालने पड़ेंगी। ए वाला ठीक आया, बी वाला ठीक नहीं आया, या ए वाला ठीक नहीं आया, बी वाला ठीक आ गया, या दोनों दोनों ठीक नहीं आए। तीनों कैसे 3 बार करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या, अगर मैं सिर्फ ये निकाल लूँ ए और बी। मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए और बी आने की। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ए और बी, आया ना। सेट थ्योरी पढ़ा था ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस में ए बार एंड बी बार, ऐसा डी मॉर्गन्स का भी पढ़ा था आप लोगों ने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए बार एंड बी बार का मतलब क्या है, ए वाला भी डिफेक्टिव है बी वाला भी डिफेक्टिव है, आया ना। नहीं, ए मैंने माना है, गुड मानो या डिफेक्टिव मानो, बता दीजिए कैसे करूँ। कहते हैं ए और बी निकाल लेते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे, और उसमें एक चीज़ आपकी गड़बड़ हो जाएगी कि ए एंड बी। तो मैं या तो ये निकालूँ कि ए ठीक है बी ठीक है, ये निकाल लेते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे। यस और नो, बोलो बोलो। ऐसे करेंगे कि ए को मैं मान लेता हूँ कि ये ए ठीक नहीं है बी ठीक नहीं है, ये निकालना है, कोई भी एक गड़बड़ आ जाए, यानी 1 में से कोई भी एक गड़बड़ ना आए। ये वाला काम कर लिया मैंने। बोलो किससे करें, ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। मगर इसमें ए बार क्या होगा हमारे पास, 5 जो है हमारे पास, देखो 5 डिफेक्टिव बल्ब हैं, अच्छे वाले कितने हो जाएंगे। इसको उल्टा, क्योंकि मैं इसलिए करूँगा आपको ये ना लगे ना ए बार का मतलब ए डिफेक्टिव है बी डिफेक्टिव है, कन्फ्यूजन यहाँ से ना स्टार्ट है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये काम करता हूँ मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि आप किससे करना चाह रहे हो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। ए को क्या मान रहे हो, गुड वर्ड मान रहे हो या बैड वर्ड वर्ड मान मान रहे हो। ए डिफेक्टिव मान रहे हो, डिफेक्टिव नहीं मान रहे हो, नॉट डिफेक्टिव। इज ऑल्सो नॉट डिफेक्टिव। ठीक है कि नहीं। अगर मैं कह दूं कि दोनों ही बल मेरे ठीक आए, ये भी ठीक आया ये भी ठीक आया, क्या आएगा हमारे पास, ये आया फिर ये आया, कितना आ जाएगा हमारे पास ठीक आने की, 195 है, 200 इंटू 199। ठीक है, ये तो ठीक आने की आ गई, तो ये का मतलब इसका सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 1 में से माइनस कर दो उसको, तो रिजेक्टेड की क्या हो जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करके देखो एक बार क्या आता है। बोलो बेटे, समझ आ गई बोला ये नहीं, ये आसान था तरीका, ये ज़्यादा बेटर लगा कि नहीं बताओ। हमने दोनों गुड वाले निकालने थे, अदरवाइज मुझे 3 करने पड़ रहे होते, ए बी बार करना पड़ रहा होता, ए बार बी करना पड़ता, और ए बार बी बार दोनों करने पड़ रहे होते। यहाँ ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। मैंने बोला ये भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 195/200। इसको ठीक आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, मैंने ए बी वाला निकाल लिया, जो लिखा था ना समझाया था मैंने आपको, आपको याद है जो ये वाला तरीका सिखाया था मैंने, ए बी दोनों के दोनों ठीक आएंगे या ए ठीक आएगा बी गलत आ जाएगा। रिजेक्ट कब होगा, जब इन तीनों केसेस में रिजेक्ट होगा। ये 3 केस करने पड़ेंगे, तो हमने सिलेक्टेड वाले कर लिए कि सिलेक्ट कब होगा, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, बाकी टोटल में से माइनस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएंगी, क्या करूँ, बोलो बच्चे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 3783 अपॉन में 3980, और सिंप्लीफाई करोगे तो 197 अपॉन में 3980। अच्छा बेसिकली हल्का सा आइडिया समझ में आ रहा है कंडीशन प्रॉपर्टी वाला।
बोलो बच्चे। एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करो या आगे चलें? बताओ बताओ। एक दो क्वेश्चन और कर ले इसके ऊपर, इस आइडिया के ऊपर बेस, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो देता हूँ आपको मैं। ठीक है। कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप ट्राई करके देखेंगे, मुझे बताएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है हमारे पास 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है हमारे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दे रखी है हमारे पास 1/4। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाय बी बार। एक तो ये। सेकंड निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाय ए बार। समझ आया बेटे? हल्का सा अगर कहते तो हिंट देता हूँ मैं आपको, करोगे ट्राई पहले या बताऊँ? इसको हल्का सा देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास। मैंने कहा था जो नीचे लिखा हुआ वो तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ए बार एंड बी बार आ जाएगा। ये बोला हुआ है, ठीक है ना बेटे? बोलो बच्चों। ए बार एंड बी बार कैसे आएगा? और इसमें सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड ए बार क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड ए बार, ये हो जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों। कुछ कुछ चीजें करते हैं। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है बेटे? अगर मुझे बेसिकली ये कहानी चाहिए, ए बार तो आ ही जाएगा हमारे पास 5/8। बी बार भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। मुझे क्या चाहिए, कहानी सारी ए बार एंड बी बार पे है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता था हमारे पास, ए यूनियन बी का होल बार चाहिए मुझे। यानी कि मुझे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। बोलो बच्चे। क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है। इंटरसेक्शन वाली दे रखी है आपको 1/4। कितना आ जाएगा बेटे? ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2/8। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू 3/8। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं, अब काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटे? जो ये सीबीएसई में आया था क्वेश्चन एग्जाम का, ऐसे सिंपल सा है। पर एक बार मैंने इसलिए करवाया कि आपको आंखों के सामने से जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटे। दिस इज 3/8। बी बार कितना है हमारे पास, 1/2। 3/8 इंटू 2/1 इज 3/4। समझ आया बेटे? ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए बार का मतलब, आइडिया समझ में आ रहा है? जो चीज़ मैंने कहा था दे रखी है, दिस ये वाला इवेंट हो चुका है, इसके जो भी हमारे पास फेवरेबल केसेस होंगे टोटल केसेस का काम करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 3/8। ए बार कितना आ रहा है हमारे पास, 5/8। उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। मुश्किल तो नहीं है। समझ आए बच्चे? एक दो क्वेश्चन और करें अच्छे से, थोड़े से बेसिक वाले, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ये वाला समझ में आया? डाई इज रोल ट्वाइस
A die is rolled twice and the sum of the numbers appearing on them a die is rolled twice and the sum of the numbers appearing on them is observed to be 7। मैं शॉर्टकट सिखाए थे याद है? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सम ऑफ द डाइस 2 बार थ्रो, सम इतना आएगा 2 बार का 3 बार का, इसलिए करवाया था, अदरवाइज आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता। ठीक है। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज ऑब्जर्व्ड टू बी 7। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी? कैसे लिखता है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। इस एग्जांपल से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफी हद तक समझ में आ जाएगी। एक बार सोचोगे आप? करो प्लीज। तो छोटे छोटे केसेस बनाओ। A die is rolled twice. The sum of the numbers appearing on them is observed to be 7। A is event, ऐसे समझ लो। Getting the sum 7। सम 7 के केसेस बताए थे मैंने आपको। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 याद है? बोलो बेटे। सम 7 के हमारे पास 6 केसेस हो गए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस? बी इज event, number appeared at least once। B is event, number appeared at least once। कितने केसेस होंगे इसके? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। 11 केसेस हो गए। 2 नंबर अपीयर वंस। क्या निकालना है मुझे? अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज ऑब्जर्व टू बी 7, यानी ये वाला काम हो चुका है। सम 7 आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस? यानी कि मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, दो तरीके से समझाऊंगा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है विद द गिवन कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, कि ए वाला काम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इनका कॉमन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी और ए में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? सिर्फ यही तो आ रहा है, 2 5 और 5 2। बी एंड ए की प्रोबेबिलिटी वैसे देखोगे तो क्या आएगी हमारे पास? 2/36। ए की प्रोबेबिलिटी 6/36। 2/6 आ गया, विच इज इक्वल टू 1/3। यस और नो? बोलो बच्चे। इस क्वेश्चन से मैंने कहा था चीजें समझ में आएंगी। और एक प्यारी सी बात से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा याद अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन जब फंस जाएंगे तो आपको ये वाला, इस क्वेश्चन में आपको देखना जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब कभी भी बी बाई ए निकालनी तो ये समझाया था मैंने, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो नीचे लिखा वो नीचे आ जाएगा। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ए वाले इवेंट के जितने फेवरेबल केसेस होते हैं वो टोटल केसेस का काम करते हैं, याद है? बोला था मैंने। ए वाले इवेंट के
जितने भी फेवरेबल केसेस हैं टोटल केसेस का काम करेंगे। देखो ए वाले इवेंट के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6 है ना बेटे। ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके नीचे तो 6 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि दोनों के जो कॉमन केसेस होंगे वो फेवरेबल केसेस का काम करेंगे। ए और बी के कॉमन केसेस ये तो आ रहे 2552। बात समझ में आ रही है बेटे। तो ये दो केसेस तो कॉमन आ रहे हैं, इनका सम 7 आ रही है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब कभी भी अगर हमारे को ऐसा कुछ निकालना होगा बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने कहा था ए वाले इवेंट के जितने भी हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम करेंगे, और जो कॉमन वाले केसेस हैं वो हमारे पास फेवरेबल केसेस का काम करेंगे। 2/6 आ जाएगा डायरेक्ट, ये वाला एक्सप्रेशन से आगे। ऐसा समझोगे तो चीज़ें और भी कभी कभी क्वेश्चन में आसान लगेगी कि अलग अलग आपको इवेंट दे रखे हैं, तो ए वाले इवेंट के जितने भी हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम करेंगे, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाले जो केसेस है वो फेवरेबल केसेस का काम करेंगे। समझ आए बेटे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता, मुझे ए बाय बी निकालना है, ए बाय बी का मतलब पहले बता प्रैक्टिकली होगा क्या इसका मतलब, कि एक टू आ चुका है। ए बाय बी का मतलब अपने डाइस को थ्रो किया, एक टू आ चुका है, एटलीस्ट 1 2 इज अपीयरिंग ऑन द डाइस, आपको नजर आ गया, बताना सम 7 होगा। ए बाय बी का मतलब क्या हुआ बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी वाला काम पहले हो चुका है, यानी टू पहले आ चुका है। टू आने के केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11/36। एटलीस्ट बी इज इवेंट विच रिप्रेजेंट एटलीस्ट वन टू एंड एटलीस्ट वन डाई, कम से कम तो एक बार आना चाहिए। तो 11 फेवरेबल केसेस होंगे, तो बी वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/36। कॉमन वाले कितने हैं, सम 7 होना चाहिए, और टू भी आना चाहिए, तो टू वाले केसेस हैं हमारे पास 2/36। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/11। तो वैसे देखोगे तो क्या आएगा, बी वाले इवेंट के जितने भी फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम कर रहे हैं। हाँ समझ में आई। बी वाले इवेंट के जितने भी फेवरेबल केसेस हैं वो टोटल केसेस का काम करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, उन दोनों में से जो कॉमन होंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस का काम करेंगे। समझ आया कि नहीं आया, बोलो बेटे। इस क्वेश्चन से मुझे लगता है थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है। यस और नो बेटे, समझ आ गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा। ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द गिवन कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद द गिवन कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा आपको, थोड़ा थोड़ा आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड, टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स, two integers are selected at random from integers 1 through 11. Two integers are selected at random from integers 1 through 11। एक से लेकर 11 तक हमने दो इंटीजर सेलेक्ट करे हैं। ठीक है। इफ द सम इज इवन, उनका सम अगर इवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ओड। कैसे करना पसंद करोगे, बोलो बेटी। एक से लेकर 11 तक नंबर है हमारे पास, दो नंबर का सम इवन कब आएगा, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे। यानी कि 1 से लेकर 11 के अगर मैंने सेट्स बना लिए 1 3 5 7 9 11, एक सेट मैंने तो ये ले लिया, एक सेट मैंने ले लिया 2 4 6
8 10. So A is event. क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन? टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर एंड सो द सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड. ठीक है. A is event. बोथ द नंबर्स आर ऑड. B is event. सम इज इवन. प्रोबेबिलिटी A क्या हो जाएगी कि 11 में से मुझे दो नंबर ऐसे चूज करने कि दोनों के दोनों नंबर ऑड आएंगे. क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? ऑड ही है हमारे पास. इसका मतलब है 6C2 से वैसे कोई भी दो नंबर चूज करूं अपॉन 11C2. अब मैंने कहा था ना एक से ज्यादा चीजें निकालनी होंगी तो कॉम्बिनेशन का काम आ जाएगा. एक में भी कॉम्बिनेशन लग रहा होता है पर वो नजर नहीं आ रहा होता बच्चों को ना. 6C1 होता तो 6C तो होता है, 6 में 11 तो लिख लेते. एक से ज्यादा जब हमारे को बॉल्स निकाल लिया नंबर निकालने तो कॉम्बिनेशन लगेगा. क्वेश्चन कहता है कि ए इज इवेंट गेटिंग बोथ द नंबर्स आर ऑड. 11 में से दोनों के दोनों नंबर ऑड आए. इसका मतलब है 6 और नंबर हैं. 6 में से कोई भी दो नंबर चूज कर लूँ फेवरेबल कैसे जाएंगे ये 1 3 आ जाए 1 5 आ जाए 1 7 1 9 1 11 3 5 3 7 ऐसे कैसे आ जाएंगे हमारे पास? हाँ है ना. 11C2 11 में से टोटल पॉसिबल कैसे आ जाएंगे. प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएगी? बी का मतलब सम इज इवन. इसका मतलब कि दो कैसे होंगे या तो दो नंबर यहाँ से आए या यहाँ से आए. यहाँ मतलब और आ गए. इसका मतलब 6C2 ध्यान से देखा जाए इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 11C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2. मुझे निकालना क्या है? इधर सम इज इवन. सम इवन आ चुका है. इधर सम इज इवन यानी सम तो इवन आ चुका है. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो द बोथ नंबर्स आर ऑड. यानी मुझे ए बाय बी निकालना है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा सम भी इवन आना चाहिए और नंबर भी ऑड होने चाहिए. किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करोगे सम तो अपने आप ही इवन आ जाएगा ना. कितना आ जाएगा 6C2 वन 11C2. इसी क्या आ जाएगा 6C2 5C2 वन 11C2. ये कैंसिल हो जाएगा बेटे. थोड़ी सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है बेटे. क्या कहना चाह रहा हूँ डिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये इवेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या आ गया ताकि सेकंड वाला इवेंट डिपेंड करे. क्या आ जाएगा 6C2 अपॉन में 6C2 + 5C2. 6C2 का मतलब 6 × 5 अपॉन 2 × 1 15. 15 + 10 15/25 3/5. समझ आए बच्चे? मजा आ रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने में. मैं भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. मैं आगे अगले वाले टॉपिक पे नहीं जा रहा. मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इस टॉपिक पे कमांड हो जाए. जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे प्रॉपर्टी की. समझ आ रहा है? ठीक है बेटे. नेक्स्ट वन इज 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड कलर. 10% of the bulbs produced in a factory are red color and 2% are red and defective. 2% are red and defective. If one bulb is picked at random, if one bulb is picked at random, determine the probability of its
being defective if it is red. समझ आया क्वेश्चन या नहीं? पढ़ोगे एक बार. 10% of the bulbs produced in a factory are red color and 2% are red and defective. If one bulb is picked at random, determine the probability of its being defective if it is a red. Probability of getting red color is 10%. 2% are red and defective. कहता मुझे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. आपको मालूम है क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट मतलब क्वेश्चन कहता है मुझे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ इट इज रेड एंड डी बाय आर निकालना है हमारे को. बात समझ में आई बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालनी विद द गिवन कंडीशन दैट वन रेड बल्ब इज ऑलरेडी ड्रॉन आउट. डी बाय आर निकालना तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास डी एंड आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. इसका मतलब 1/50 1/10. समझ में आया बेटे? कंडीशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं या आगे तो नहीं बताओ? कुछ क्वेश्चन और करवा दो या थोड़ा आगे चल लें? बोलो बच्चे थोड़ा आगे चल लें. क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे. एक नेक्स्ट बता रहा हूँ. एक मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. नाम सुना है कभी? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैं सिखा देता हूँ. और मेन 12th का जो टॉपिक है जो पेपर में आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से काफी सारा आता है. मतलब इसके बाद जो बताऊंगा वहां से आ जाएगा. बेस थ्योरम भी इसको बताने के बाद बड़े आराम से समझ में आ जाएगा. आज बेस थ्योरम भी खत्म कर लेते हैं लेकिन मेन मेन थ्योरेटिकल वाला का पार्ट आपका काफी सारा हो जाएगा. फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है देखेंगे ध्यान से. मेरे पास दो बैग हैं 1 और 2 या दो रूम्स हैं अलग अलग. ठीक है. एक वाले बैग के अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स हैं. इसके अंदर भी व्हाइट और रेड बॉल्स हैं. मान लेते हैं इसके 4 व्हाइट बॉल्स आ गई इसके अंदर 5 रेड बॉल आ गई. इसके अंदर 6 हमारा व्हाइट बॉल आ गई और 7 हमारे पास रेड बॉल आ गई. मैंने एक बच्चे को लेट से आर्यमन को भेज दिया या उस बैग से बॉल लेकर आ रहा. तो जब वो बॉल लेने के लिए गया मैंने तुमसे बोला कि भैया इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि रेड बॉल आएगी. थोड़ा सोच सकते हैं कैसे करेंगे. दो कमरे हैं हमारे पास. ये दो बैग्स हैं. ये बच्चा बाहर गया वहाँ पर दो बैग्स पड़े थे. एक में 4 वाइट बॉल हैं दूसरे में 5 रेड बॉल हैं. ठीक है. एक बैग में 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं. और बाहर दूसरे बैग के अंदर 6 वाइट और 7 रेड बॉल हैं. हम इस रूम में बैठे हैं हमें नहीं पता कि कौन से बैग से बॉल निकाल के लेके आया है. और मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया ये रेड बॉल लेके आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो. थोड़ा फंसने वाला काम लग रहा है कि क्या हो गया. पता नहीं ना कौन से बैग से ला रहा है. तो दो कैसे होंगे फर्स्ट बैग और सेकंड बैग. तो फर्स्ट बैग को चूज करेगा सेकंड बैग को चूज करेगा. फर्स्ट बैग को चूज कर लिया तो रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग उसमें से रेड बॉल भी आनी चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग. जब कुछ नहीं दे रखा दो ही बैग हैं तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही हो जाएगी कि दोनों में से किसी भी एक बैग को चूज करेगा. बात समझ में आ रही है? कि पहले वाले बैग को चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. और इस बैग के साथ मैंने बोला कि इसमें से मुझे रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल आने के 5 फेवरेबल केसेस हैं. टोटल बॉल 9 है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/9 प्लस. ऐसा भी कर सकता है सेकंड वाले बैग को चूज करें. सेकंड वाले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2
रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग है 7/13। समझ में आया कि नहीं आया? सिंप्लीफाई कर लोगे? बोलो बच्चे, समझ आया? ये होती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आसान था ये वाला काम। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। कभी मान लेते हैं ऐसा होता, फर्स्ट बैग है, सेकंड बैग है, इसके अंदर भी व्हाइट और रेड बॉल्स आ रही हैं, इसके अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स हैं, लेट्स से वही ले लेते हैं, 4 5 6 3 कुछ भी, 6 7 कुछ भी ले लो, 6 7 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, अब मैंने आर्यमन का भेज दिया कि भैया वहां से रेड बॉल निकाल के लेके आ। आर्यमन भी कम नहीं, आर्यमन बेचारा परेशान हो गया कि दो बैग से कौन सा बैग चूज करूँ। इसमें आइडिया आता है, अपनी जैसे डाइस निकालता है, कहते डाइस पे 1 2 3 या 4 अगर आएगा, डाइस पे, ये डाइस को रोल करता है वहां जा करके, कहता डाइस पे अगर 1 2 3 या 4 आएगा तो मैं बैग 1 को चूज करूंगा, अदरवाइज मैं बैग 2 को चूज करूंगा। अदरवाइज का मतलब, एट 6 अगर आएगा तो मैं बैग 2 को चूज करूंगा। अब बताओ, हम मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि अब वो रेड बॉल लेके आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अभी भी वही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट बैग। रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। समझ आए? अब कहानी क्या आ गई? फर्स्ट वाले बैग को चूज करेगा, डाइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डाइस में कहता है डाइस को थ्रो करेगा, 1 से लेकर 4 तक अगर आता है तो फर्स्ट बैग को चूज करेगा। फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 4/6। 4/6 ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये मीनिंग अब मजा आ रहा है। R/I का मतलब, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विद अ गिवन कंडीशन दैट फर्स्ट बैग हैज ऑलरेडी बीन चोजन आउट, कि फर्स्ट वाला काम हो गया है। R/1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विद अ गिवन कंडीशन दैट द फर्स्ट बैग हैज बीन चोजन आउट, ठीक है। यहाँ से रेड बॉल आएगी 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकंड बैग 2/6। रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग 7/13। समझ आया बेटे? मुश्किल तो नहीं है? पक्का? एक हल्का सा इंट्रोडक्शन और दे दूं बेस थ्योरम का। ट्वेल्थ क्लास की प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरेटिकल वाला पार्ट तो काफी सारा हो गया इसमें, बेस थ्योरम का ना। बेस थ्योरम क्या कहती है? ये फर्स्ट बैग था, सेकंड बैग था, इसके अंदर भी व्हाइट और रेड बॉल्स पड़ी हैं, इसके अंदर भी व्हाइट और रेड बॉल्स पड़ी हैं, लेट से 5 यहाँ पड़ी हैं, या 4 यहाँ पड़ी हैं, 5 यहाँ पर हैं, ठीक है। अब हमने आर्यमन को भेजा, बोला भी रेड बॉल लेके आ। अब मैं तुमसे कहता हूँ ये रेड बॉल तो ले आएगा, रेड बॉल तो ले आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि फर्स्ट बैग से ही लाएगा। नहीं, रेड बॉल तो आ चुकी है, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो फर्स्ट बैग से है। क्वेश्चन समझ में आया? आप क्या करेंगे, इसका नाम बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम इसी कहते हैं। अभी तो क्या था, दो बैग्स दे रखे थे, फर्स्ट बैग सेकंड बैग, उसमें वाइट और रेड बॉल्स है, सेकंड वाले में वाइट और रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल आप लोगों ने निकाली थी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थी। बेस इससे एकदम आगे चला गया, कहता रेड बॉल तो आपकी आ गई, ये बताओ कि ये फर्स्ट वाले बैग से ही आई है, यानी कि मुझे क्या निकालना है? रेड बॉल तो आ चुकी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि फर्स्ट वाले बैग से ही आई है। क्या करेंगे? इसका बेसिकली मतलब तो ये आएगा,
बोलो बेटे। क्या करेंगे? मुझे देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या थी? फर्स्ट बैग। रेड बॉल ऑफ द फर्स्ट बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग। रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी रेड बॉल के आने की। मतलब फर्स्ट वाले बैग से ही आएगा, फर्स्ट वाला बैग तो ये आएगा ना मेरे पास। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? समझ आए? ये वाला ये फेवरेबल कैसे हो जाएंगे, और दिस हमारे टोटल कैसे हो जाएंगे? दोबारा समझाऊं, बेस थ्योरम क्या कहती है कि रेड बॉल तो आ गई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट वाले बैग से ही आई है। ठीक है, रेड बॉल तो आ गई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो फर्स्ट वाले बैग से ही आएगा। ये और ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी कटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा ये जिसमें रेड बॉल के आने के ये वाले कैसे थे, ये फेवरेबल कैसे हो जाएंगे, तो दिस से आ जाएगा और टोटल ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी चूजिंग फर्स्ट बैग इज 1/2। रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज 5/9। ठीक है बेटे, समझ आए? ये हमारी बेस थ्योरम है। कभी कहता था कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालो सेकंड वाली बैग से ही, रेड बॉल तो आ गई है। कभी कहता कि आपने प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, रेड बॉल तो आ गई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड बैग से आई है। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी चूजिंग सेकंड बैग। ठीक है। ठीक है बच्चों, बेस थ्योरम समझ में आई? मुझे हमारे बेस थ्योरम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके ऊपर बेस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।